तो कहानी की शुरुआत में ईचा नाम की एक लेडी हमें नरेशन के जरिए अपने सपने के बारे में बता रही थी और उसी सपने को हम देख पाते हैं। ईचा सपने में खुद को एक अलग ही दुनिया में पाती है जहाँ पर उसको काफी अच्छा लगता है और तब उसके सामने मौजूद एक घर में जाने पर उसे वहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम आदमी मिलता है जो कि रोज उसके सपने में आकर उसके साथ इंटीमेट हुआ करता और ईचा को इससे काफी अच्छा महसूस होता था। अब जैसे जैसे वो आदमी आज ईचा के साथ इंटीमेट होना चालू करता है वैसे ही हम असल दुनिया में ईचा के कपड़ों के बटन्स को खुलता देखते हैं, यानी कि ये कोई सुपरनैचुरल एंटिटी थी जो कि ये सब कर रही थी। और तभी शॉकिंगली हम असल दुनिया में उसके साथ एक डीमन को इंटीमेट होते देखते हैं जिसके बारे में ईचा को कोई अंदाजा भी नहीं होता। उसे तो ऐसा ही लगता था कि जैसे उसे खाली ये सपने आते थे। खैर अब सुबह के 4 बजे ईचा की आंख डोरबेल के बजने की वजह से खुलती है और वो आज भी उस सपने को देखकर काफी खुश होती है क्योंकि वो सपना उसको एकदम असल जैसा फील हुआ करता। खैर अभी के लिए ईचा नीचे जाकर दरवाजे को खोलती है तो हम उसके हस्बैंड एरियल को देख पाते हैं जो कि असल में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था और आज उसका ओवर टाइम होने की वजह से वो लेट घर आया था। लेकिन उसका घर लेट आना काफी दिनों से चल रहा होता है जिस वजह से ईचा और एरियल के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। अब ईचा अपने पति से उसकी जैकेट को सही से टांगने के लिए बोलती है जो कि वो वैसा करता भी है, पर तभी वो डीमन उस जैकेट को गिरा देता है जिससे ईचा को काफी गुस्सा आया था। विच मीन्स कि वो डीमन भी यही चाहता है कि इन दोनों के बीच में चीजें सही ना चलें। खैर अभी के लिए रोज की तरह आज भी ईचा और एरियल के बीच काफी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिससे गुस्से में आकर एरियल बिना खाना खाए ही सोने के लिए चला जाता है जिससे कि ईचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि जब एरियल उठकर खाना खाने के लिए नीचे आता है तो ईचा फोन चलाते हुए उठकर चली जाती है जिस पर एरियल भी कुछ नहीं बोलता। उनके बीच में काफी कहासुनी हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि जब ईचा अपने काम पर जाती है तो आज उसका मूड सही नहीं होता, वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी कि तभी वहाँ पर लिंडा नाम की एक लेडी आती है जो कि ईचा के साथ ही उस जगह पर काम करती थी और वो उसकी काफी अच्छी फ्रेंड भी थी। अब ईचा का मूड खराब देखकर लिंडा समझ जाती है कि पिछली रात भी उसकी अपने पति के साथ में बहसबाजी हुई होगी। वहीं एरियल भी पिछली रात की वजह से काफी उदास था। खैर अब खाना खाते समय हम देखते हैं कि लिंडा और ईचा आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों की बातों से हमको पता चलता है कि ईचा की शादी को 3 साल हो चुके हैं। वो लोग शादी करने से पहले काफी खुश थे क्योंकि उस टाइम पर एरियल सच में ईचा के लिए काफी कुछ करता था। ईचा के हिसाब से ना तो अब वो रोमांटिक था, ना ही उसके लिए गिफ्ट लेकर आया करता और ना ही कोई सरप्राइज प्लान किया करता। तब लिंडा ईचा को समझाने की कोशिश करती है कि यही तो जिंदगी होती है शादी के बाद की, क्योंकि काफी चीजें चेंज हो जाती हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, पर वो हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह से चीजों को सही से मैनेज करते हैं और अपने पार्टनर को समझते हैं। और उल्टा वो ईचा को एग्जाम्पल देती है कि वो भी तो अब एरियल से मिलते टाइम ना ही मेकअप करती है और ना ही उससे उस तरह बात करती है जैसे कि वो पहले करती थी। तो चेंजेस तो उसके अंदर भी आए हैं और भगवान करे ऐसी अच्छी दोस्त हर किसी को मिले, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि आपके रिश्तों को बचाते हैं। एनीवेज अब इन दोनों के बीच में इंटीमेसी भी बिल्कुल खत्म हो गई थी जबकि उनकी शादी को मात्र 3 साल ही हुए थे। इनफैक्ट ईचा को तो याद भी नहीं था कि आखिरी टाइम उसने एरियल के साथ में क्वालिटी टाइम कब स्पेंड किया था। तब लिंडा उसको आज अच्छे से तैयार होकर एरियल के साथ इंटीमेट होने का सजेशन देती है जिस पर ईचा मान जाती है क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं लिंडा सही बोल रही थी। अब वहीं एरियल जो होता है उसका भी सीनियर उसको समझाता है कि उसे अपनी पत्नी ईचा को चाहे थोड़ा सा ही सही लेकिन वक्त देना चाहिए जिसके लिए उसको अपने घर पर टाइम पर जाना होगा। इस पर एरियल भी मान जाता है और देखा जाए तो वो ओवर टाइम अपनी बीवी के लिए ही कर रहा था, अपने सिक्योर फ्यूचर के लिए कर रहा था। खैर अब वैसे तो आज भी वो अपने ओवर टाइम की वजह से घर लेट आया था, लेकिन ईचा आज उससे काफी अच्छे से बात करती है और वो उसके जैकेट को खुद ही उतार कर टांगती है और इवन आज उसने उसके आने से पहले चाय भी बनाकर रखी हुई थी और एरियल को ये सब काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी कद्र करी जा रही है और अब वो दोनों इंटीमेट होना चालू कर देते हैं। पर जैसे जैसे वो इंटीमेट हो रहे थे वैसे वैसे उनके घर की लाइट फ्लिकर कर रही थी और तभी हम एरियल और ईचा के साथ उस डीमन को भी देख पाते हैं जो कि खुद भी ईचा के साथ इंटीमेट हो रहा था, यानी कि उसने ईचा का साथ अभी तक नहीं छोड़ा। अब सोने पर ईचा खुद को फिर से उस अदर रेल्म की बिल्डिंग पर पाती है जहां पर वो डीमन हैंडसम आदमी के रूप में उसके पास आकर उसकी बॉडी पर एक फूल रखते हुए उससे ये कहता है कि अब वो इस जगह से कभी बाहर नहीं निकलेगी। ईचा इस बात से काफी डर गई थी और जब वो उस बिल्डिंग के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है तो इस बार वो नहीं खुलता। तब उसके सपनों वाला आदमी उसके पास आने की कोशिश करता है लेकिन डर की वजह से ईचा की नींद खुल जाती है। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर ये सपना था तो ईचा के बेड के पास में वही फूल कैसे रखा हुआ था जिसको उस डीमन ने उसके सपने में दिया। वो देखकर ईचा काफी शॉक्ड हो गई थी।
खैर अब इसके बाद में जब वो नीचे आती है तो आज एरियल ने खुद ही ईचा के लिए खाना बनाया हुआ था, जिसको देखकर उसे काफी अच्छा लगता है। आज वो दोनों बहुत अच्छे से बात करते हुए अपने पुराने दिनों को याद करते हैं और उसी दौरान एरियल ईचा से माफी मांगते हुए उससे वादा करता है कि अब तक जो कुछ भी चीजें चल रही थी वो उनको सुधारेगा और वो दोनों पहले की तरह ही जीरो से एक अच्छी शुरुआत करेंगे और ईचा भी इस पर मान जाती है। अब आज ईचा घर थोड़ा सा लेट आने वाली थी क्योंकि अपने काम को खत्म करने के बाद उसे अपनी छोटी बहन एमा से मिलने के लिए जाना था। अब आगे एरियल आज खुद अपनी स्कूटी पर ईचा को उसके काम पर छोड़ने के लिए जाता है और लिंडा उन्हें ऐसे साथ देखकर काफी खुश होती है और आज ईचा भी मन लगाकर काम कर रही थी। पर काम करते करते अचानक से उसे बॉक्स के अंदर वैसा ही सेम फूल दिखाई देता है जैसा कि उसको सपनों वाले आदमी ने दिया था। इसको देखकर ईचा काफी ज्यादा शॉक्ड रह गई थी। वो उस फूल को उठाने ही वाली होती है कि उससे पहले ही वो फ्लावर कोई और उठा लेता है और अब ईचा के सामने उसके सपनों वाला आदमी आता है जो कि उसकी तरफ बढ़ रहा था और तभी उसके रिफ्लेक्शन को जब ईचा पास में लगे हुए एक छोटे से शीशे में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन के अंदर वो उसे आदमी नहीं बल्कि एक डीमन दिख रहा था। इतने में ही ईचा को वॉमिट जैसा फील होता है और वो बाथरूम में जाकर वॉमिट करने लगती है। तभी एज अ व्यूअर हम उसके पीछे उसी डीमन को खड़ा हुआ भी देखते हैं। अब ईचा को बाथरूम की तरफ यूं भागता हुआ देखकर लिंडा भी बाथरूम में आ गई थी। अब वो ईचा से पूछने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन ईचा उसे कोई भी रिप्लाई ना करते हुए वहां से चली जाती है। जाहिर सी बात है कि उसके साथ जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में ना तो वो खुद समझ पा रही थी और अगर उसे सब कुछ समझ में आ भी रहा होता तो वो इसके बारे में किसी को क्या ही बताती। खैर उसके बाथरूम से जाने के बाद में जब लिंडा वॉश बेसिन में देखती है तो वो काफी घबरा गई थी। असल में ईचा ने खून की उल्टी करी थी और उसके अंदर कीड़े भी थे। अब रात में ईचा जो होती है वो अपनी छोटी बहन एमा के साथ एक रोड साइड रेस्टोरेंट में मिलती है, जहाँ पर हम एमा की बातों से जान पाते हैं कि उसने अपने बॉयफ्रेंड डेस्टा से ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो काम में इतना व्यस्त रहता है कि वो उसको टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से ही उन दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट होती है। तब ईचा जो होती है वो सेम लिंडा वाली लाइन एमा को चिपकाती है कि एक रिश्ते में ये सब बहुत ज्यादा नॉर्मल होता है और इसलिए उसे डेस्टा को एक और मौका देना चाहिए क्योंकि डेस्टा पिछले 2 साल से एमा के साथ रिश्ते में था और वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद भी करते थे। बेसिकली दोनों बहनें ही इमोशनली काफी ज्यादा नेग्लेक्टेड फील करा करती थी, लेकिन एक चीज थी कि वो अपने आप को नहीं देखती थी। एनीवेज अब ईचा एमा को एक बहुत ही अच्छी बात बताती है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ एक समय ऐसा भी आता है जब कपल्स कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों के पास बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता और ऐसे टाइम पर हमारे साथ एक सही साथी होता है जिससे हम हर एक बात शेयर कर सकते हैं, तो जिंदगी के अंदर कोई रिग्रेट नहीं रह जाता। बेसिकली वो यही कह रही थी कि दोनों आपस में खुश रहो और ये सब चीजें आम बात होती हैं। अब एमा इस बात को समझ गई थी, लेकिन वो अपनी बहन को ये बताती है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए गई थी और वो ये चाहते थे कि जल्दी से वो अपने ग्रैंड चाइल्ड की शक्ल देखें। बेसिकली ईचा के लिए ये बात थी। अब जैसे ये बात आती है वैसे ही ईचा थोड़ी सी उदास हो जाती है क्योंकि वो खुद भी बच्चे के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन बार बार कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, जिस वजह से ही ईचा की दवाई भी चल रही होती है और कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से भी ये दोनों काफी परेशान थे। खैर उन दवाइयों को लाने के लिए ईचा एरियल को टेक्स्ट भी करती है और आज जब एरियल अपने वर्क प्लेस पर होता है तभी अचानक से उसको अपने सामने ईचा दिखती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, वो तो एमा के साथ थी, लेकिन यहाँ पर ये ईचा नहीं थी बल्कि कुछ और चीज थी। शायद से डीमन उसको कुछ दिखाना चाहता था। अब ईचा को इस तरह देखकर वो काफी शॉक्ड हो गया था। अब जैसे ही वो उसके पीछे जाता है तो वहाँ पर ईचा नहीं होती, लेकिन तभी एरियल को ईचा के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लग गई थी और जब वो उन आवाजों का पीछा करता है तो उसको उसके वर्क प्लेस वाली बिल्डिंग में ही ईचा अजीब तरह से खड़ी हुई नजर आती है। अब ईचा को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट हो और उसके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं और एरियल ये सब देखकर काफी ज्यादा डर गया था। तभी ईचा के यूट्रस से एक बच्चा बाहर आता है जो कि एक डिमोनिक बेबी था और एरियल इसे काफी ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन ईचा एक क्रीपी स्माइल दे रही थी। अब वो बच्चा क्रॉल करते हुए एरियल के पास आने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एरियल के पास उसका सीनियर आता है, जिसके आते ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो गया था और क्योंकि अभी एरियल को सही नहीं लग रहा होता तो वो अपने घर पर चला जाता है और आज जो कुछ भी हुआ था एरियल उससे काफी डरा हुआ था और वो ईचा से सही से बात भी नहीं करता। अब वो बस ईचा को उसकी दवाई देकर ये बताता है कि उसने कल मोबॉक सारी को ईचा की बॉडी मसाज करने के लिए बुलाया है। इतना बोलकर वो बस सोने के लिए चला गया था। अब ईचा को ये सब काफी ज्यादा अजीब तो लग रहा था, लेकिन वो भी बस चुपचाप सो जाती है। अब सुबह जब मोबॉक सारी ईचा की मसाज कर रही होती है तो वो उसको कम स्ट्रेस लेने के लिए कहती है क्योंकि उसकी बॉडी को आराम की जरूरत थी। पर उसके पेट की मसाज करते समय मोबॉक सारी बताती है कि ईचा तो 3 महीने प्रेग्नेंट है, जिसको सुनकर ईचा को काफी खुशी होती है। लेकिन एरियल इससे डर गया था क्योंकि रिसेंटली वो 2 दिन पहले उसके साथ इंटीमेट हुआ था या फिर 6 महीने पहले हुआ था, यानी कि 2 दिन से पहले 6 महीने तक उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तो 3 महीने प्रेग्नेंट ईचा कैसे हो गई थी।
खैर अभी तो वो ईचा से इस बारे में कुछ नहीं बोलता और बस नॉर्मली उसको काम पर छोड़ने के बाद घर पर आ जाता है। अब ईचा जब ऑफिस में इस बारे में सबको बताती है तो सभी काफी खुश थे क्योंकि वो काफी टाइम से इसके लिए ट्राई कर रही थी। लेकिन लिंडा इस बारे में सुनकर ईचा की वॉमिटिंग वाली बात को याद करती है और इस वजह से वो काफी टेंशन में थी। लेकिन जब वो इस बारे में ईचा से बात करने की कोशिश करती है तो उसको ऐसा लगता है कि लिंडा उसके प्रेग्नेंट होने की वजह से खुश नहीं है, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। लेकिन लिंडा के हिसाब से खून की उल्टी आने के साथ साथ उसके अंदर कीड़ों का होना अच्छा साइन नहीं था। खैर अब रात में हम एरियल को देखते हैं जो कि अपने सीनियर के साथ बात करते हुए उसे अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बताता है और फिलहाल एरियल को ऐसा लग रहा था कि जैसे ईचा ने उसको चीट करा है। तब सीनियर उसको डायरेक्ट अपनी पत्नी से इस बारे में बात करने के लिए बोलता है और साथ ही साथ उसने अगले दिन ईचा के साथ रहने का ही सजेशन दिया था और उसका काम कल के दिन वो खुद संभालने वाला था और एरियल भी इस पर मान जाता है। लेकिन जब वो घर पर जा रहा होता है तो पार्किंग में अचानक से उसको एक कार में एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। खैर अब जब वो कार के पास जाकर देखता है तो उस कार में एक डिमोनिक बच्चा था जिसको देखकर एरियल काफी डर गया था। अब वो तो वहां से भाग जाता है, लेकिन एज अ व्यूअर अब हम उस डीमन को उस बच्चे को गोद में ले हुए देखते हैं, जो कि इस बात का कहीं ना कहीं इंडिकेशन था कि ईचा के पेट में पल रहा बच्चा वो उसी डीमन का है। अब आगे एरियल अपने घर पर जाने के बाद में अपने शक की वजह से ईचा का फोन चेक करता है। अब ईचा ने डैनी नाम के अपने क्लासमेट से बात करी हुई थी जो कि खुद भी अपनी बीवी से काफी परेशान था। तब एरियल को ऐसा लगने लगता है कि शायद ईचा के पेट में पल रहा बच्चा डैनी का ही होगा और जब वो इस बारे में ईचा से बोलता है तो ईचा उस पर ही भड़क जाती है और अगले ही दिन उसे डॉक्टर के पास चलने के लिए बोलती है, जहाँ पर वो डीएनए की मदद से साबित करने वाली थी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा एरियल का ही था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि ईचा को खुद अंदाजा था कि वो पिछले 6 महीने से उसके साथ इंटीमेट नहीं हुई थी और बीते 2-3 दिनों में ही वो उसके साथ इंटीमेट हुई थी, तो इतनी जल्दी 3 महीने की प्रेगनेंसी कैसे हो गई। खैर फिर जब वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको एक शॉकिंग बात पता चलती है कि ईचा के पेट में कोई एम्ब्रियो या फिर फीटस है ही नहीं और ये बस एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो कि ईचा को प्रेग्नेंट होने की चाह की वजह से हुई थी। अब इस बीमारी में बॉडी प्रेगनेंसी के साइंस को शो करती है, जैसे कि पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और बेली फूल जाती है, पर हकीकत में पेट के अंदर कोई भी बच्चा नहीं होता, जो कि मुझे फ्रॉम सीरीज की तरफ ले जाता है। अब जिन लोगों ने फ्रॉम सीजन 2 देखा होगा तो उसके अंदर भी फातिमा नाम की एक लेडी के साथ सेम सीन हुआ था। वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके पेट में स्माइली मैन डिमोनिक चाइल्ड होता है, पर उसको भी सेम सिम्टम्स थे, लेकिन अल्ट्रासाउंड स्कैन में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेकिन अंत में हम जानते हैं कि उसने स्माइली मैन को यानी कि डीमन को जन्म दिया था। अब ईचा तो इस बात को सुनने के बाद उदास हो गई थी और एरियल इस बात को सुनकर हैरान था। खैर अब जब ईचा इस बारे में जाकर लिंडा को बताती है तो वो खुद भी परेशान होते हुए ईचा को अपने साथ एक उस्ताद जैनी के पास लेकर जाने का फैसला करती है, क्योंकि वॉमिटिंग में कीड़े का आना और खून आना और ईचा का ऐसे प्रेगनेंसी के साइंस को शो करना लिंडा को ठीक नहीं लग रहा था, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल चीज थी। अब जैसे ही उस्ताद जैनी ईचा को देखते हैं तो उन्हें उसके पीछे वही डीमन भी इंसानी रूप में खड़ा दिखता है, जिसको देखकर उस्ताद वैसे सारा माजरा समझ गए थे। लेकिन अभी वो ईचा के साथ नॉर्मली बर्ताव करते हुए उसे अंदर बुलाते हैं और उसे बात करना चालू करते हैं। ईचा की सारी बातें सुनने के बाद में जैनी उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ईचा सच में प्रेग्नेंट नहीं है, पर ऐसे कुछ जिन्स होते हैं जो कि कपल्स के बीच में दरार डालने के लिए सपनों में आकर लड़कियों के साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाते हैं और कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस पर ईचा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका बच्चा असली था और उसकी बॉडी जो थी वो उसके पेट में पल रहे बच्चे होने का संकेत दे रही थी। अब यही सब बोलकर ईचा गुस्से में वहां से निकल जाती है और लिंडा भी आज उसके साथ उसके घर पर आ जाती है। वो उससे थोड़ी देर बात करते हुए उसके मन को हल्का करने की कोशिश कर रही थी और इसके बाद में जब लिंडा घर वापस जा रही होती है तो उसके घर से बाहर निकलते ही पास में उसको एक किटन दिखाई देती है, यानी कि एक बिल्ली की बच्ची। और क्योंकि रोड के बीच में कोई भी उस बिल्ली के बच्चे के ऊपर कार या फिर बाइक चढ़ाकर जा सकता था, इसलिए लिंडा ने उस किटन को उठाकर साइड में रख दिया। पर जब वो वापस से अपनी स्कूटी के पास आती है तो उसको लगता है कि जैसे वो किटन उसके पीछे आ गया है, लेकिन सच में वो किटन उसके पीछे नहीं होता। फिर जब वापस से लिंडा वापस से उस बिल्ली के बच्चे को देखने के लिए बॉक्सेस के पीछे जाती है तो वहाँ पर वही जिन्न बैठा हुआ था, यानी कि डीमन बैठा हुआ था। और हम जानते हैं कि कई सारे जिन्स जो होते हैं वो अपना रूप बदल सकते हैं। खैर अब वो लिंडा के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है और ये सारी चीजें ईचा ने भी सेम अपने सपने में देखी थी, इसलिए वो घबरा कर उठती है और भागते हुए अपने घर के बाहर उसी जगह पर जाती है जहाँ पर लिंडा खत्म हुई थी। अब वहाँ पर काफी सारे लोगों ने भीड़ लगा के रखी हुई थी और वहाँ पर लिंडा की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी और जिन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो उनके बीच में आ रही थी और वो उसको उस्ताद के पास लेकर गई थी, जिसके चलते ऐसा हुआ।
खैर अब ये देखकर ईचा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और इतने में ही एरियल भी जॉब से घर वापस आते समय ईचा को देखकर उसके पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करने लगता है। पर तभी वो दोनों गौर करते हैं कि ईचा का पेट काफी ज्यादा फूल गया था और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो 7 या फिर 8 महीने प्रेग्नेंट हो, और दोनों इससे काफी डर जाते हैं। और अब ईचा को भी समझ आ गया था कि जैनी ने उसको जो भी बताया था वो कहीं ना कहीं सच था। इसलिए वो अपने सपने के बारे में एरियल को सारी बातें बताती है, और पहले उसने एरियल को इस बारे में इस वजह से नहीं बताया था ताकि एरियल को उसकी टेंशन ना हो, और एरियल भी यहाँ ईचा की फीलिंग्स को समझता है। अब ईचा लिंडा की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रही थी और अब वो किसी भी हाल में उस जिन से दूर होना चाहती थी। इसलिए वो एरियल और अपनी छोटी बहन एमा के साथ उस्ताद जैनी के पास जाती है, जहाँ पर जैनी ईचा पर एक छोटा सा एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करता है, जिससे ईचा के शरीर में वो डीमन आ गया था, यानी कि जिन आ गया था, जिसके हिसाब से ईचा उसकी बीवी थी और उन लोगों को ईचा की वाइफ को परेशान नहीं करना चाहिए था। और तब उस्ताद जैनी उस डीमन की बात नहीं सुनते और फिर से कुछ चैंटिंग करते हुए ईचा के अंदर से अभी के लिए उस जिन को निकाल देते हैं। और उस दौरान चैंटिंग के वक्त ईचा के पेट में मौजूद उस डिमोनिक चाइल्ड को भी दर्द हो रहा था, पर चैंटिंग्स खत्म होने के बाद ईचा एकदम नॉर्मल हो जाती है, जिसके बाद हम उनकी बातों से जान पाते हैं कि ईचा के ऊपर असल में जिन दासिम का कब्जा था, जिसने ईचा और एरियल के बीच कुछ दूरियों का फायदा उठाकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया और ईचा के सपनों में आकर उसे दूसरे रेल में उससे शादी कर ली, और उसी के चलते वो उसके साथ इंटीमेट हुआ करता था, बेसिकली दूरी का फायदा उठाया। अब जिन दासिम ऐसे ही मैरिड कपल्स की जिंदगी में आकर उनकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करने के लिए जाना जाता है। उसके इन्फ्लुएंस से बचने के लिए अभी जैनी ईचा को रुकिया करने के लिए कहते हैं। रुकिया असल में इस्लाम का एक हीलिंग मेथड है, जिसको करने वाले पर्सन को कुरान के पर्टिकुलर वर्सेस को रोज पढ़ना पड़ता है, मतलब कि अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग वर्स का इस्तेमाल होता था। अब उस्ताद जैनी भी एक पेपर के ऊपर ईचा को एक कुरान का वर्स लिख कर देता है, जिसे उसे रोज रोज पढ़ना था। घर वापस जाने के बाद अब एरियल और ईचा सबसे पहले अपनी करी गई गलतियों की वजह से एक दूसरे से माफी मांगते हैं और चीजों को सही करने के लिए सब कुछ सही से शुरू करने का फैसला करते हैं। अब सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था, वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश भी थे और एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समय भी दे रहे थे। इसी तरह से 14 दिन बीत जाते हैं और ईचा को इस बीच एक बार भी वो सपना नहीं आया था, यानी कि उसका लिंक जो था वो जिन से टूट गया था। अब तब एक दिन बाहर खाना खाते समय एरियल ईचा को बताता है कि उसके कंपनी वाले उसको उसकी दूसरी ब्रांच में भेज रहे हैं, जिसके लिए वैसे तो एरियल मना भी कर सकता है, लेकिन वहां जाने से उसकी आमदनी बढ़ने वाली थी और उसको कई और नए मौके भी मिलने वाले थे। अब वैसे तो एरियल ईचा की हालत की वजह से जाने से मना करने वाला होता है, लेकिन क्योंकि अभी ईचा एकदम सही थी और उसे इतने दिनों से कोई भी बुरा सपना नहीं आ रहा था, इसलिए वो एरियल को शहर जाने के लिए कह देती है और एरियल इस पर मान गया था। पर वो दोनों रोज वीडियो कॉल पर बात करने वाले थे। अब अगले दिन एरियल के घर से जाने के तुरंत बाद ईचा को घर में अच्छा नहीं लग रहा होता, वो अकेला फील कर रही थी, इसलिए वो एमा को कॉल करके घर पर आने के लिए कहती है, लेकिन एमा को खुद भी उस दिन किसी और की शिफ्ट करनी पड़ रही थी, इसलिए वो उसके घर पर नहीं आ पाती। अब तब ईचा सबसे पहले तो उस्ताद जैनी के दिए गए वर्स को फिर से पढ़ती है और बाद में उसे थोड़ा सा अजीब लगने लगता है और अब वो टीवी देखते हुए सोफे पर सो जाती है, मतलब कि शायद वो जिन वापस से उसके पास आने की कोशिश कर रहा था, एज उसका हस्बैंड वहाँ पर नहीं था। अब अगले दिन जब ईचा अपने काम पर जाती है तो वहाँ पर अचानक से उसको आसपास सभी लोग पजेस्ड हालत में मिलते हैं, जो कि उससे उनसे दूर जाने से मना कर रहे थे और बार बार बस यही चीज बोल रहे थे कि तुम मेरी हो। ईचा इससे काफी डर जाती है। वो रात में एमा के साथ अपने घर में काफी ज्यादा परेशान थी। इनफैक्ट वो खुद को ही कोस रही थी कि उसने ऐसा क्या गलत किया जिसकी वजह से उसके साथ ये सब हुआ और वो जिन उसके पास आ गया। तब एमा उसको समझाती है और वो एरियल के वापस आने के बाद उस्ताद जैनी के पास फिर से जाने वाले थे। तभी उन्हें एरियल का कॉल आता है, जो कि खुद भी रास्ते में था और कुछ घंटे में घर पहुंचने वाला था। तब वो एमा से बात करते हुए उसको समझाता है कि वो किसी भी हाल में ईचा को रात में सोने ना दे, क्योंकि पिछली बार जब ऐसी सिचुएशन हुई थी तब लिंडा के ईचा के पास होने की वजह से लिंडा खत्म हो गई थी, यानी कि एमा की जान पर खतरा था और एमा भी इस पर मान जाती है। अब रात में एमा लगातार ईचा से बात कर रही थी, साथ ही साथ हम उसकी बातों से ये भी जान पाते हैं कि उसने भी डेस्टा को एक और मौका दिया है, क्योंकि सच में उसके लिए भी डेस्टा से बेहतर कोई लाइफ पार्टनर नहीं हो सकता। लेकिन ईचा उसकी बात सुनते सुनते ही धोखे से सो जाती है, जिसको जब एमा फिर से उठाने की कोशिश करती है तब एक डिमोनिक हाथ एमा को बिस्तर से नीचे फेंक देता है, जैसे कि वो नहीं चाहता हो कि कोई ईचा को उठाए, और बाद में एक अदृश्य शक्ति उसे घसीटते हुए रूम से बाहर ले जाती है। तब वो डीमन फिर से ईचा के साथ आकर सो गया था
और जब रात में ईचा की आंख खुलती है तो वो वापस से प्रेग्नेंट थी। और यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि इतनी जल्दी प्रेगनेंसी कैसे हो गई, क्योंकि जो जिन्नात होते हैं उनकी दुनिया में वक्त बिल्कुल अलग तरह से चलता है। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ घंटे बीते होंगे लेकिन उनकी दुनिया में कुछ महीने बीत चुके होंगे, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। बेसिकली ये जिन्स जो होते हैं वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब खुद को प्रेग्नेंट पाकर वो खुद ही जोर जोर से अपने पेट में मुक्के मारने लगती है, जिससे उसको काफी ज्यादा ब्लीडिंग हुई थी। ईचा अब जैसे तैसे चलते हुए रूम से बाहर जाती है, जहाँ पर साइड में हम एमा को बेहोश पाते हैं। अब ईचा अभी इस चीज पर इतना ध्यान नहीं देती और एक हैंगर को लेकर किचन में जाकर हैंगर को एक पिन की तरह बना लेती है, और उस डिमोनिक बेबी को खत्म करने के लिए वो उस हैंगर से काफी बार अपने प्राइवेट पार्ट को ही स्टैब करने लगती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसके थोड़ी देर के बाद एरियल भी घर आ जाता है, और जब वो ईचा की ऐसी हालत को देखता है तो वो जल्दी से उसे संभालते हुए एमा को बुलाता है, और एमा को होश आ गया था। वो तीनों अब सीधा उस्ताद ज़ैनी के पास चले गए थे। अब उस्ताद ज़ैनी ने एक बेड पर ईचा को लिटाकर उसके दोनों हाथों और दोनों पैरों को बांध दिया था, और अब वो अपने काफी सारे साथियों के साथ ईचा के अंदर से दासिम जिन को निकालने के लिए प्रे करना चालू कर चुके थे। ईचा अभी भी अपने उसी सपने के अंदर थी, यानी कि वो फुल पोजीशन में आ गई थी, जिसके अंदर वो हमेशा खुद को ही देखा करती। वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि तभी उसके पास दासिम आता है, और जब ईचा उससे बचने के लिए भागती है तो दासिम उसके हाथ पर बुरी तरह से हमला करता है, जिसके निशान ईचा की बॉडी पर असल जिंदगी में भी आ गए थे। दासिम ने अब ईचा को बुरी तरह से पकड़ लिया था, और ईचा असल दुनिया में पजेस्ड होकर क्रीपी वे में चिल्ला रही थी, जो कि हमको काफी अच्छी तरह से दर्शाता है कि पोजेशन में आखिर होता क्या है। इंसान की रूह किसी और ही दुनिया में पकड़ ली जाती है, वो भी डीमंस के द्वारा। पर उसकी ऐसी हालत देखकर भी ज़ैनी लगातार अपने साथियों के साथ प्रे कर रहे थे। तभी अचानक से होता यह है कि ईचा का बिस्तर हवा में उड़ने लगता है, पर फिर भी उस्ताद ज़ैनी प्रेयर्स को नहीं रोकते। अब दासिम को इससे काफी तकलीफ हो रही थी, और अब वो खुद ज़ैनी और बाकी सबके सामने आकर उनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन उस्ताद ज़ैनी फिर भी नहीं रुकते। उस समय जल्दी से एरियल ईचा के पास जाता है और उसके कानों में बोलता है कि ईचा को किसी भी हाल में डीमन के घर से बाहर आना होगा, क्योंकि एरियल को अपनी जिंदगी में उसकी काफी जरूरत है, और वो ईचा को कभी भी नहीं खोना चाहता। वो वापस से ईचा के साथ जीरो से शुरू करना चाहता था, जिसके लिए ईचा को पहले बाहर आना पड़ेगा। अब ईचा को ये सारी आवाजें आ रही होती हैं, और तब वो खुद भी रोते हुए सबसे पहले तो अपने शादी के टाइम को याद करती है, और बाद में वही कुरान के वर्स को दोहराने लगती है जो कि उस्ताद ज़ैनी ने उसको लिख कर दिया था, जिससे कि दासिम को काफी दिक्कत होने लगी थी। इवन उसकी वो बनाई गई बिल्डिंग भी टूटने लगी थी, जिसके गेट टूटते ही ईचा वहाँ से भाग जाती है, यानी कि उसकी स्पिरिट वापस आ गई थी अपनी बॉडी के अंदर। और जब उसकी नींद खुलती है तो वो एकदम नॉर्मल थी। तब एमा और एरियल उसको हक करते हैं, और उसके हाथ पर हम निशान देखते हैं जो कि दासिम के हमला करने की वजह से उसके कंधे के पास बना था। खैर, अब कहानी के आखिर में हमको एक कोड दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमको बताया जाता है कि कभी भी कोई इवल थॉट अगर हमारे दिमाग में शैतान की वजह से आता है या फिर शैतान की तरफ बढ़ाता है, तो ऐसे टाइम पर उनको ऊपर वाले को याद करना चाहिए, और वो सब कुछ देख रहे होते हैं, उनको सब पता होता है। मीन्स कि ऐसे टाइम पर वो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। खैर, अब कहानी के अंदर हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन को देखते हैं जो कि 6 साल बाद का था, जहां पर ईचा और एरियल एक बहुत ही खुशहाल परिवार थे, और उनके 2 बच्चे भी थे। उन्होंने कहीं और घर भी ले लिया था, और अभी वो मजे से एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं। अब तभी ईचा एमा से उसके बड़े बेटे आर्का के बारे में पूछती है, जो कि खेलते हुए मेन गेट के पास चला गया था, जहाँ पर उसके सामने खुद वही आदमी मौजूद था जो कि ईचा को उसके सपने में दिखाई देता था, यानी कि जिन दासिम। अब एमा आर्का को लेने बाहर आती है और उसको अपने साथ लेकर अंदर जाने लगती है, और वो आर्का को स्ट्रेंजर से, अजनबियों से दूर रहने की सलाह देती है। मगर आर्का के हिसाब से वो काफी ज्यादा अच्छा था, यानी कि जिन उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एमा को वो सही नहीं लगता, और वो आर्का को अपने साथ घर में ले जाती है। यानी कि या तो ऐसा हो सकता है कि ये दोनों बच्चे कहीं ना कहीं जिन दासिम की ही देन थी, या फिर ये कहा जा सकता है कि आर्का के अंदर कहीं ना कहीं जिन का भी अंश था, क्योंकि हम जानते हैं कि ईचा जो थी वो काफी टाइम तक जिन दासिम से पजेस्ड होकर रखी हुई थी। तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई ना कोई अंश रह गया होगा, और शायद से आर्का के अंदर कोई ना कोई शक्ति जिन वाली होगी, जिसके चलते वो उसको देख पा रहा था। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कहानी है वो एक असली कपल की थी, जिसके बारे में RJL 5 के एक पॉडकास्ट में बात हुई थी। ये कहानी एक ऐसे कपल की थी जिसके बीच में थोड़ी सी दूरियां आने पर दासिम नाम के जिन ने आने की कोशिश करी, पर आखिर में किसी न किसी तरह से उस कपल ने अपने प्यार की ताकत से दासिम को हरा दिया था, और वो वापस से अपनी आम जिंदगी में लौट आए थे। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी पेंगातिन सेतन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म यानी कि द डेविल्स ब्राइड मूवी अच्छी लगी होगी। इस मूवी की काफी हाई डिमांड आ रही थी, हर कोई यही बोल रहा था कि इस मूवी को एक्सप्लेन कीजिए, और आज से नहीं बल्कि 6 से 7 महीने पहले से ही इसकी रिक्वेस्ट आना शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करा है ब्लैक मिरर सीजन 7 के पार्ट 1 को, और पार्ट 2 इज ऑन द वे। बहुत अच्छे एपिसोड्स हैं और काफी टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि वीडियो 1 घंटे की होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले पार्ट को जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन, पिन्ड कमेंट दोनों में मिलेगा। डू चेक इट आउट। हो भी सकता है कि अभी बहुत जल्दी वीडियो आ जाए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए